नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एवेक्स की तरफ से है। अब इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी हमारे पास हमारी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी कम एवेक्स मौजूद है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अभी के हालात में अगर हमें एक टू फ्रंट की सिचुएशन को सामना करना पड़ता है तो हमारे पास कम से कम 12 से 18 एवेक्स होना काफ़ी ज़रूरी है, जबकि अभी हमारे पास 5 से 6 एवेक्स ही मौजूद हैं। इसी बीच अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डीआरडीओ के साथ मिलकर एडिशनल नेत्र मार्क 2 एवेक्स को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें 6 नए एवेक्स को बनाने का प्लान किया गया था और इसके लिए अभी एयरबस की A321 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया गया, जिनको बाद में डीआरडीओ की तरफ से मॉडिफाई किया जाएगा। जब इनको तैयार किया जाएगा तो ये एवेक्स वर्तमान की नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी बेहतर सर्च और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को हमको प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें अभी डेटलिंग सिस्टम भी काफ़ी हद तक बेहतर करके ऐड किया जाएगा, जिस वजह से ये एवेक्स ग्राउंड बेस्ड रडार के साथ भी कॉन्टैक्ट में रह सकता है। और अगर हमारे ग्राउंड बेस्ड रडार की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है जो कि उस समय पर हमारे एवेक्स के रडार में मौजूद नहीं होगा, तब भी वो इसको डिटेक्ट कर सकता है और एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस को हमको प्रोवाइड कर सकता है। डीआरडीओ का तो ये भी कहना है कि एवेक्स सिर्फ एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट ही नहीं बल्कि इनकमिंग बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है और डायरेक्टली सेम डाटा को हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ग्राउंड स्टेशन और रडार के साथ शेयर कर सकता है, जिस वजह से हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी बेहतर किया जा सकता है और इसको बेहतर तरीके से इनकमिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एवेक्स की एक्चुअल रेंज को अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये फिर भी 400 किलोमीटर ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक एनहांस कर सकते हैं। और अभी डीआरडीओ की तरफ से इसमें खास करके बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने की और हर एक ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम के साथ इनको इंटरलिंक रहने के सिस्टम को ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि पहले इसमें इंटीग्रेट करने का प्रपोजल नहीं था, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ इसको चेंज करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सभी जानते हैं कि INS विक्रांत जो कि हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे इसी साल की सितंबर में फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कई मेजर सब सिस्टम मौजूद नहीं है। सिस्टम से मेरा मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाली एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या KA-31 हेलीकॉप्टर हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में मौजूद नहीं है। नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से अपनी E-2C हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट का यानी कि एवेक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे पास कैटेपल्ट सिस्टम या EML सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमारी कैरियर एवेक्स को ऑपरेट करना संभव नहीं होगा। तो इसी वजह से हम एयरक्राफ्ट की जगह पर हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम KA-31 जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इनिशियली जब INS विक्रांत को कमीशन किया गया था तो अब इसमें 10 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान भी किया गया था, जिनको INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से डिवाइड करके ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक ये डील आगे नहीं बढ़ पाए। खास करके रशिया पर लगाए गए एडिशनल सैंक्शंस और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये डील आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी हम ऐसे 14 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अभी नेवी की तरफ से इसको एक इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम भी माना जाता है। अब जैसे कि ये डील अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हमें जल्दी से जल्दी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से नेवी की तरफ से भी सिर्फ रशियन ऑरिजिन अर्ली वार्निंग सिस्टम के बदले इसकी वेस्टर्न और यूरोपियन अल्टरनेटिव्स को भी चेक करना शुरू किया जा रहा है, क्योंकि हमें जल्दी ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से मर्लिन HM MK2 हेलीकॉप्टर को भी एवेल्यूएट करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी अगर हम रशिया के साथ KA-31 हेलीकॉप्टर को लेकर डील नहीं कर पाते तो आगे चल के मर्लिन HM MK2 हेलीकॉप्टर को एक्वायर करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ से। और पूरे दुनिया भर में ऐसे गिने चुने देश मौजूद है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, चाहे वो न्यूक्लियर SSN हो जाए या फिर न्यूक्लियर SSBN हो जाए। अब भारत की बात करें तो हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई भी इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग अरिहंत क्लास की SSBN को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से भी काफ़ी पहले से रशियन ऑरिजिन ओकुला क्लास की न्यूक्लियर SSN को भी लीज पर लेकर ऑपरेट किया जा रहा था, जो कि
इंडियन नेवी की अंडर वाटर स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूत करने में मदद कर रहे थे। और अभी भारत की तरफ से शायद 2025 की एंड तक रशिया से एक और ओकुला क्लास की न्यूक्लियर एसेसन को लीज पर लिया जाएगा। और अभी हम खुद की एसेसन को भी डेवलप कर रहे हैं जो कि 2030 के बाद इंडियन नेवी में इंडक्ट किए जा सकते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज तक पाकिस्तान भारत के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रहा था, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के पास कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद नहीं था, चाहे वो SSBN की कैटेगरी में हो जाए या फिर SSN की कैटेगरी में हो जाए। पर अभी पाकिस्तान की नेवी चीफ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान किसी से न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेकर ऑपरेट कर सकता है तो वो चाइना है, क्योंकि और कोई देश पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर देना नहीं चाहेगा। और पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से भी चाइनीज सांग क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के लिए चाइना के साथ बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेना भी इतना आसान काम नहीं है और पाकिस्तान इतनी आसानी से चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेकर ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए और एक्वायर करने के लिए काफ़ी सारा खर्चा भी करना पड़ता है। और अभी तक पाकिस्तान को इनको ऑपरेट करने का खास अनुभव भी नहीं है। और डायरेक्टली चाइना अपनी सबमरीन को ऐसे ही पाकिस्तान को लीज पर नहीं दे सकता है। और ना ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन को अभी लीज पर लेने के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल पावर भी मौजूद है। पर हो सकता है चाइना जानबूझकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन को देना चाहता हो, ताकि जो पावर इम्बैलेंस हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का खतरा बनाया जा सके। पर टेक्निकली अभी इसके पीछे चाइना ही हो सकता है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान कोई चाइनीज न्यूक्लियर एसेसन को आगे चल के एक्वायर करता है तो इसमें हमेशा एक चाइनीज ऑफिशियल मौजूद रहने वाले हैं। और इससे एक फायदा यह है क्योंकि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन भारत के करीब नहीं आ सकते और डायरेक्टली भारत के लिए अभी खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको पाकिस्तान को दे दिया जाता है या पाकिस्तान को देने का बहाना किया जाता है तो इससे चाइना पाकिस्तान की पोर्ट से या पाकिस्तान की वाटर से इसको ऑपरेट कर सकता है, जिससे भारत के ऊपर दबाव भी जरूर डाला जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन नेवी के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरा को पैदा कर सकता है। वक्त आ गया है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो कल हमने आपसे पूछा था कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले कलवरी क्लास की जो आखिरी सबमरीन उसका नाम क्या है। और आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका लगभग सही जवाब दिया था, जो कि ऑप्शन सी था, यानी कि INS भगसीर था। इसके बाद आज का सवाल भी आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनको भी इसका सही जवाब पता होगा तो आप कमेंट करके जवाब देना मत भूलिएगा। साथ ही जो भी लोग इसका सही जवाब देंगे उनकी कमेंट्स को कल की वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।